पाकिस्तान में हर इंसान महंगाई का रोना रो रहा। क्या महंगाई बहुत बढ़ गई है? महंगाई ने कमर तोड़ दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। चाहे उसका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से हो या मुल्क में मौजूद उन 10% लोगों में से जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्फ्लेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसकी टाइप्स, इसके इफेक्ट्स, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये तमाम पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा। सो विदाउट एनी वेट लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मार्केट में पड़ी हुई प्रोडक्ट्स का किसी भी शख्स के इनकम से बढ़ जाना और यहाँ तक बढ़ जाना कि उन प्रोडक्ट्स तक रसाई मुश्किल से मुश्किल तर हो जाए, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान कीमतों के बढ़ने को इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र और महंगाई कहते हैं। इसको जांचने का पैमाना क्या है, यानी कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका CPI है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI मार्केट में पड़ी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में ओवर टाइम चेंज को मेजर करता है। मिसाल के तौर पर ब्रेड है, जिसकी मार्केट में 2 महीने पहले प्राइस 100 रुपए थी, आज 125 रुपए है। इन 2 महीनों में जितनी उसकी प्राइस बढ़ी है तो CPI हमें बताएगा कि इस ब्रेड की प्राइस में पिछले 2 महीनों में इतने फीसद इजाफा हुआ है। ये मार्केट में मौजूद हर चीज को मेजर करता है, यानी फूड आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल, रेंट्स और सर्विसेज भी। दरअसल इन्फ्लेशन का सबसे गहरा इम्पैक्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है। ये कंज्यूमर से लेकर बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और इवन के सेंट्रल बैंक्स को भी मुतासर करता है, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ करेंसी, परचेजिंग पावर और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बुरी तरह अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन की मेजर 3 इकसाम है, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, यानी कि लागत को बढ़ाने वाली इन्फ्लेशन। ये उस वक्त होती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल और वेजेस वगैरह में इजाफा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में मौजूद हर एक चीज़ पर पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में रेज आता है। इन्फ्लेशन की दूसरी किस्म, जिसको हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं, ये उस वक्त होती है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हों। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है और उसके अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और अगर वो एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि फ्यूचर में उनको इंक्रीमेंट लगे, यानी उनकी वेजेस बढ़ाई जाएं, तो वो वक्त से पहले इस चीज़ का मुतालबा कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, अगर कोई बिजनेस है और वो ये चाहता है कि फ्यूचर में मार्केट में पड़ी हुई उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़े, तो वो वक्त से पहले ही इस चीज़ के ऊपर काम शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में इकोनॉमी के अंदर एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं कि शायद फ्यूचर में महंगाई हो। इन्फ्लेशन की बड़ी इकसाम में से तीसरी किस्म है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जिसको हम सादा अल्फाज में मालियाती अफराते ज़र कह सकते हैं। और इस इन्फ्लेशन की वजह सिर्फ एक ही है, जब किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक करेंसी सप्लाई में इजाफा कर दे, जिसकी वजह से करेंसी डी वैल्यू होती है। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक अगर करेंसी की सप्लाई में इजाफा करता है तो इसकी वजह से मार्केट में पड़ी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से एक तो करेंसी की कदर में कमी आएगी, वो डी वैल्यू होगी, और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी कम होगी। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स किन लोगों पर होते हैं और किस तरह के होते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट हर एक पर होता है, कंज्यूमर से लेकर बिजनेसेस, वैल्यू ऑफ करेंसी और इकोनॉमी भी। इन्फ्लेशन किसी को भी नहीं छोड़। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स कंज्यूमर्स बाय डिक्रीजिंग देयर परचेजिंग पावर। जैसे जैसे मार्केट्स में पड़ी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं, कंज्यूमर्स को वही सामान लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में पेट्रोल 1 महीने पहले 250 रुपीज पर लीटर था तो आज 267 पर लीटर है, और जो शख्स लीटर पेट्रोल डलवा रहा है उसको क्वांटिटी तो उतनी ही मिल रही है, लेकिन उस क्वांटिटी के एवज उसकी जेब पर ज्यादा बोझ डाल रहा है। इन्फ्लेशन बिजनेसेस को कैसे इफेक्ट करता है? इनफैक्ट इन्फ्लेशन अफेक्ट्स बिजनेसेस बाय इंक्रीजिंग देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल महंगा खरीद रही है तो वो उससे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो मार्केट में महंगी ही बेचेंगे। हम इसको यूं समझ सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक पोल्ट्री इंडस्ट्री से है, जब वो महंगी फीड खरीदेगा जिस पे वो अपने बर्ड्स को बड़ा कर रहा है, तो जब वो मार्केट में चिकन सप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली चिकन के रेट में इजाफा होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन वक्त के साथ साथ कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर को कम कर देती है, और जब कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम होती है तो इसका इफेक्ट
کرنسی پہ آتا ہے، ویلیو آف کرنسی پہ آتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص 1000 روپے میں 6 چیزیں لے کر آتا تھا اور اب 1000 روپے میں 3 چیزیں لے کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کرنسی کی ویلیو ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے. اور یہی ایشو کرنٹلی پاکستان کا بھی، یہاں بھی پیسے کی قدر میں ڈے بائی ڈے کمی آ رہی ہے. انفلیشن کا سب سے گہرا اثر جو پڑتا ہے وہ اکانومی کے اوپر پڑتا ہے. ہائی انفلیشن کین لیڈ ٹو اکانومی انسٹیبلٹی، اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے کنزیومرز اور بزنسز دونوں کا کانفیڈنس ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن مزید بڑھتی ہے. اگر انفلیشن کے اتنے برے امپیکٹ پڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر انفلیشن کنٹرولنگ کی بات کی جائے تو پوری دنیا 3 طریقوں سے انفلیشن کو کنٹرول کرتی ہے. منیٹری پالیسی از ون آف دا پرائمری ویز ٹو کنٹرول انفلیشن. منیٹری پالیسی میں سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ شرح سود بڑھا دیتا ہے، اور اس سے اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ طریقہ دنیا کے بہت بڑے بڑے بینکس، فار ایگزامپل ریزرو بینک آف یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اپناتا ہے. لیکن یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو لانگ ٹرم لے کے چلے اکانومی کو تباہ بھی کر سکتی ہے. فسکل پالیسی میں گورنمنٹ 2 کام کرتی ہے. پہلا کام گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز کو کم کرتی ہے، اور دوسرا کام گورنمنٹ مزید ٹیکس لگاتی ہے. لیکن مانیٹری پالیسی کی طرح فسکل پالیسی کو بھی لانگ ٹرم لے کر نہیں چلا جا سکتا. یہ بھی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ دونوں پالیسیز کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. تو آخر اس کا پرماننٹ سولوشن ہے کیا؟ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بزنسز اور انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے، ہم نے آج تک کبھی کچھ مینوفیکچر ہی نہیں کیا. ہم جن کارز میں سفر کرتے ہیں اور جو موبائل فونز یوز کرتے ہیں وہ صرف اس ملک میں اسمبل ہوتے ہیں، مینوفیکچر نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی پرائس زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. اور اس چیز کی طرف آج تک کسی حکومت نے توجہ نہیں دی. اگر کسی بھی کمپنی کی کار پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس ایک کار کو مینوفیکچر کرنے کے لیے کئی انڈسٹریز لگیں گی، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں بھی کمی آئے گی. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کے انجن کے اندر 200 کے قریب پارٹس ہوتے ہیں، اور ان پارٹس کو مینوفیکچر کرنا کسی ایک شخص یا انڈسٹری کا کام نہیں. ایک انجن کو بنانے کے لیے کئی انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. سیم لائک دیٹ ہم باقی جو امپورٹڈ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں اگر ہم وہیں اپنے ملک میں بنانا شروع کر دیں تو ہمیں ایک تو اس کی کاسٹ کم پڑے، کنزیومر کو اس کی پرائس کم پے کرنی پڑے، اور اس سے انفلیشن میں کمی آئے گی. یہی طریقہ ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا. کیا آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے سہمت ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے اور بھی سولوشنز ہیں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے آپ کے قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و ایمان میں رکھے.